औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स कि अल्कीन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करते हैं, या जनरली आइसोमेरिक अल्कीन। आइसोमेरिक अल्कीन से मीन कि अगर आप ब्यूटेन लो और ब्यूटेन के जितने भी आइसोमर्स हैं उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी एक दूसरे के हिसाब से कितनी होगी। ठीक है, सो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो डिपेंड करती है द फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि ये डबल बॉन्ड कार्बन फर्स्ट के पास है या मिड में है। अगर कार्बन फर्स्ट के पास हो तो इसको टर्मिनल अल्कीन्स कहते हैं, और अगर कार्बन फर्स्ट के पास ना हो तो इसको नॉन टर्मिनल अल्कीन्स कहते हैं। सो जनरली टर्मिनल अल्कीन्स जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं और नॉन टर्मिनल अल्कीन जनरली स्टेबल होते हैं। फिर थर्ड जो है या सेकंड जो है ये नेचर या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है, कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, अब इसके साथ यहाँ तो हाइड्रोजन अटैच्ड है, अगर इसके साथ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स आ जाए या इथाइल में अल्काइल ग्रुप में से इथाइल आ जाए, मिथाइल आ जाए, तो उससे स्टेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है और रिएक्टिविटी पे। सो नेचर पे भी और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे भी। नेक्स्ट जो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से मुराद अरेंजमेंट इन 3D। सो रिलेटिव सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ इस साइड पे कौन से ग्रुप से, नीचे वाले साइड पे कौन से ग्रुप से। और द फोर्थ वन इज द हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन मीन नॉन बॉन्ड रेजोनेंस। अब अगर हम रिलेटिव स्टेबिलिटी डिस्कस करें बच्चे, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि लेट्स सपोज हम यहाँ पे ब्यूटीन कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? ब्यूटीन। आज ब्यूटीन में हमें पता है कि 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन होते हैं। अब अगर हम इस ब्यूटीन को देखें तो इसके 4 आइसोमेरिक फॉर्म बनते हैं, 1 ब्यूटीन, फिर सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन और आइसोब्यूटाइलिन। अब देखिए 1 ब्यूटीन को देखें, कार्बन फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, सो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एंड लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि ये टर्मिनल अल्कीन है। क्या है ये? टर्मिनल अल्कीन है। अब अगर आप यहाँ पे इस सिस 2 ब्यूटीन को देखें ट्रांस, तो ये इसके पोजीशन 2 पे है, डबल बॉन्ड क्या है, तो ये नॉन टर्मिनल अल्कीन है, ये भी नॉन टर्मिनल अल्कीन है। लेकिन अब यहाँ पे पोजीशन 2 पे पोजीशन और डबल बॉन्ड तो सेम है। फिर आप क्या देखोगे? नेचर या नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सो इस कार्बन के पास भी एक अटैच्ड है, इस कार्बन के पास भी एक अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इस कार्बन के साथ भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका मतलब है नेचर एंड नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी इक्वल है। फिर जो थर्ड इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, मतलब रिलेटिव सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन पे, कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है CH3 अल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पे देखें डबली बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड पे है तो इसको सिस 2 ब्यूटीन कहते हैं, यहाँ पे अपोजिट साइड पे है तो इसको ट्रांस 2 ब्यूटीन कहते हैं। अब ये CH3 एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये सिस 2 ब्यूटीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू ट्रांस 2 ब्यूटीन में से। सो अब अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो सिस ज़्यादा होगा, फिर ट्रांस होगा। फिर जो लास्ट वन है ये है आइसोब्यूटाइलिन। अगर डबली बॉन्डेड कार्बन को देखें तो दिस इज द स्ट्रेट चेन, या 1 2 3, सो इसका नाम 2 मिथाइल और 1 प्रोपीन भी हो सकता है। ये आइसोब्यूटाइलिन ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? यहाँ पे अब देखें हाइपर कंजुगेशन, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस होती है। कैसे? यहाँ पे जो कार्बन ने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है तो यहाँ पे PP ऑर्बिटल ओवरलैप है। सो होता ये है कि इस कार्बन हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ से एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस पाई जो ऑर्बिटल है इनके, जो p ऑर्बिटल है इनके साथ ओवरलैप कर देता है, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। सो अगर आप इन चारों में से देखें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 1 ब्यूटीन है, फिर 2 ब्यूटीन, फिर ट्रांस 2 ब्यूटीन और फिर आइसोब्यूटाइलिन। अगर आपको कोई स्टेबिलिटी के बारे में पूछे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोब्यूटाइलिन है, फिर ट्रांसब्यूटाइलिन है, फिर सिस है और फिर 1 ब्यूटीन है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली भी आप इसको मालूम कर सकते हो, किससे? फ्रॉम हीट ऑफ कंबशन से। किसके ज़रिए आप मालूम कर सकते हो? हीट ऑफ कंबशन के ज़रिए। देखें स्टेबिलिटी इज आल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम द हीट ऑफ कंबशन ऑफ दीज डिफरेंट अल्केन। जब आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो CO2 और एनर्जी आपको देता है। अब देखिए अगर 1 ब्यूटीन को आप रिएक्ट करवाएं सो ये आपको 27 19 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देता है। सो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, सो कंबशन जल्दी, सो ये ज़्यादा एनर्जी देता है, कंबशन आसानी से होता है, सो इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव। और अगर यहाँ पे आ जाए आइसोब्यूटाइलिन को, सो यहाँ पे -27 से फिर 3 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देता है। सो मीन ये कम एनर्जी देता है, जिसका मतलब है कि ड्यूरिंग कंबशन इसकी जो रिलीज़ ऑफ एनर्जी है वो कम होती है। सो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर आप एक और बात देखें, सो यहाँ पे देखिए
ये अगर आप यहाँ पे देखें तो sp3 होता है। सो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ये आसानी से टूट जाता है, 4CO2 बना देते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे CH3 और इस C जो डबली बॉन्डेड कार्बन इनके दरमियान sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम होती है sp3 से, जिसकी वजह से ये मुश्किल से टूटता है। फिर यहाँ पे भी मुश्किल से, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को ये रिपेल करते हैं और यहाँ पे रिपल्शन नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी कम है। इसकी रिएक्टिविटी कम है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर आप यहाँ पे देखें सो यहाँ पे ये sp3 है और ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। इसी तरह ये sp3 है, सो यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ कम होती है और ये बॉन्ड लेंथ भी कम है, ये बॉन्ड लेंथ भी कम है, sp3 sp2 sp2। तो यहाँ पे इनको तोड़ना मुश्किल होता है, सो आसानी से कंबशन नहीं हो सकती, तो ये इसलिए कम एनर्जी रिलीज़ करता है। सो इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोब्यूटाइलिन है। सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर आप देखें तो आइसो है, फिर ट्रांस, फिर सिस और फिर 1-ब्यूटीन। सो स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी को अगर आप देखें तो डिक्रीजेस, और रिएक्टिविटी क्या होगी अगर आप इस तरह जाए, इंक्रीजेस।